हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डीडीएल कमांड्स के बारे में। डीडीएल कमांड्स क्या क्या होती हैं, क्रिएट, अल्टर, रीनेम और ड्रॉप, ये सारी हमारे डीडीएल की कमांड होती हैं जो कि किस पे काम करती हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पे या डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम करती है। इसमें मेन हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डीएमएल कमांड्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसके अंदर हम डीएमएल की हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, मेनली यही काम होता है डीएमएल का कि हम इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी क्रिएटेड द डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस हैविंग 3 रिलेशंस, स्टूडेंट, गार्डियन और अटेंडेंस। पीछे हमने जो देखा था डीडीएल कमांड्स में, उसमें क्या था, एक स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का डेटाबेस था। ठीक है, जिसमें क्या 3 रिलेशन थे, स्टूडेंट का, गार्डियन का और अटेंडेंस का। व्हेन वी क्रिएट अ टेबल ओनली इट्स स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बट द टेबल हैज़ नो डेटा। अब जो हमारी डीडीएल कमांड्स थी उसमें जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम सिर्फ हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे टेबल में कोई भी डेटा नहीं होता है। टू पॉपुलेट रिकॉर्ड इन द टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट इज़ यूज। अगर हमें टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम करा सकते हैं। ऑल्सो टेबल रिकॉर्ड कैन डिलीट और अपडेट यूजिंग डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट। और अगर हमें कुछ डिलीट करवाना है और अपडेट करवाना है तो डिलीट और अपडेट की हेल्प से हम कर सकते हैं। दीज एसक्यूएल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ डीएमएल लैंग्वेज। ये सभी किसका पार्ट है, डीएमएल लैंग्वेज का पार्ट है। डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग अ डेटाबेस मीन्स आइदर इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा इन द डेटाबेस। देखिए, अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट हमारा न्यू स्टूडेंट आया है, ठीक है, तो उसका हमें डेटा इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्शन कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर कोई हमारे स्कूल छोड़कर जा रहा है कोई बच्चा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें से उसका जो रिकॉर्ड है वो रिमूव करेंगे। और मान लीजिए किसी की मार्क्स को अपडेट करना है या फिर किसी की फ़ीस को अपडेट करना है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे हमारे स्टूडेंट डेटा में, स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड। इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू का यूज़ करेंगे। इज़ यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल। सिंटेक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमारा टेबल का नाम, जो भी टेबल है, उसके बाद जो भी हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। ठीक है, हियर वैल्यू 1 corresponding to attribute 1 and value 2 corresponding to attribute 2. Note that we need not to specify attribute name in the insert statement. देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, एट्रीब्यूट का नाम नहीं स्पेसिफाई करना, क्योंकि वो हम कब कर चुके होंगे, जब हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम क्या कर चुके होते हैं, एट्रीब्यूट का नेम स्पेसिफाई कर चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। इफ़ देर आर एग्जैक्टली दिस the same number of values in the insert statement as the total number of attribute in the table. देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वैल्यू आएंगे, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे हमारे एग्जिस्ट करते हैं जितने भी टेबल में, उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं। इंसर्ट इनटू गार्डियन नेम, ये हमारा टेबल का नाम है। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट करा रहे हैं। सबसे पहले ही, एक मिनट, सबसे पहले हमारी GUID थी, उसके बाद हमारा जी नेम है, उसके बाद हमारा जी फ़ोन नंबर है और उसके बाद हमारा एड्रेस है। यही सेम वैल्यूज़ हम इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पे नेम को, और जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ करवा दी, GUID की जगह GUID, नेम की जगह नेम, फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर और एड्रेस की जगह एड्रेस। यहाँ पे हमारी क्वेरी ओके हो गई है। ठीक है, अगर हमें जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया है, जिसकी वैल्यू हमने एंटर की है, उस रिकॉर्ड को हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, जैसे वी कैन यूज़ द SQL स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम
टू व्यू द इंसर्टेड रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है उसको अगर हमें हम व्यू करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की हेल्प से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्डियन, जो हमने रिकॉर्ड अभी अभी इंसर्ट किया था उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने GUID थी, हमारा नेम था, ये फ़ोन नंबर था और ये हमारा एड्रेस था। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू ओनली फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, देखिए अगर मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, टेबल में कुछ ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स की जो सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर नहीं करना चाह रहे, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जो कॉलम नेम है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे हम कॉलम 1 कॉलम 2 और उसके नीचे जो भी उस कॉलम की वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करानी है वो नीचे, जैसे हम एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इंसर्ट इनटू गार्डियन, यहाँ पे हमने जो है ये हमारा एट्रीब्यूट 1 हो गया, ये एट्रीब्यूट 2 हो गया और ये एट्रीब्यूट 3 हो गया। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ठीक है। यहाँ पे GUID की जगह हम GUID की वैल्यू पुट करेंगे, नेम की जगह हम नेम पुट करेंगे और एड्रेस की जगह हम एड्रेस पुट करेंगे। और जो हम कॉलम यहाँ पे नहीं देंगे, जिस भी कॉलम का नाम हम नहीं देंगे, वहाँ पे हमारी जो है वैल्यू नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तब हम करते हैं जब हम पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू देना चाह रहे हैं, कि सिर्फ इन कॉलम्स की वैल्यू देना चाह रहे हैं, बाकी की नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं नोट में कि टेक्स्ट एंड डेट वैल्यू मस्ट बी एनक्लोजेज इन सिंगल कोट। अगर हमें डेट देनी है या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यू जैसे स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, किसी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, तो उस केस में हम सिंगल कोट्स में उस वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्डियन, जो भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट टेबल में भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ और GUID। ये हमारी क्या है, गार्डियन टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, और एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज ए फॉरेन की काम करती है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, फॉरेन की तरह काम कर रही है। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ करा रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा रोल नंबर 1 हो गया, नेम हो गया, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई और ये हमारी ID हो गई। हमने फर्स्ट रो इंसर्ट करा दिए। और इसी को ही हम ऐसे भी करा सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम नेम लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू होंगी वो वैल्यू दे सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे रोल नंबर, हमारा कॉलम का नाम लिखा, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ और GUID। उसके रिगार्डिंग पहले हमने रोल नंबर लिखा है, तो जिस सीक्वेंस में हम कॉलम दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, रोल नंबर है तो पहले हमारा रोल नंबर, फिर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद हमारी जो GUID है वो। और डेट का फॉर्मेट होता है, अगर हम डेट इंसर्ट कराएंगे तो वो इसी फॉर्मेट में होगी। सबसे पहले 4 टाइम Y, मतलब सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डेट आएगी। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स की हेल्प से जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया वो उसको व्यू कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड करा रहे हैं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 3, रोल नंबर 3 तालिम शाह, और ये हमारी डेट हो गई। और जो कॉलम की वैल्यू हमने नहीं दी उसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी नल। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी इंसर्ट करा सकते हैं, इसी रिकॉर्ड को, कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है कॉलम की नेम मेंशन करेंगे, रोल नंबर, एस नेम और एस डेट ऑफ बर्थ। उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू होगी, रोल नंबर हमारा 3, नाम हमारा तालिम शाह और यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, और जो हम कॉलम का नाम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू हमारी नल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, SQL फॉर डेटा क्वेरी।
So far we have learned how to create a database and how to store and manipulate data in them. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं DDL और DML में कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं. ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं. We are interested in storing data in database as it is easier to retrieve data in future from database in whatever way we want. हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं हमारे डेटा को, ताकि हम उसको फ्यूचर में इजीली रिट्राइव कर सकें जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से. ठीक है. SQL प्रोवाइड एफिशिएंट मैकेनिज्म टू रिट्राइव डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल इन MySQL डेटाबेस. SQL हमें क्या प्रोवाइड करता है, कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल टेबल से MySQL डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव कर सकते हैं. The SQL statement select is used to retrieve data from the table in database and is also called a query statement. जो SQL स्टेटमेंट है select, वो किस लिए यूज़ होती है, डेटा को रिट्राइव करने के लिए टेबल से. डेटाबेस के अंदर जो हमारी बहुत सारी टेबल्स होती हैं उससे हम डेटा रिट्राइव कर सकते हैं. किसके थ्रू, सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू. फर्स्ट क्या है हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट. इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या है, ये सेलेक्ट, यहाँ पे हम कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 2 लिखेंगे. फ्रॉम के बाद क्या होता है, फ्रॉम क्लोज के बाद, फ्रॉम क्लोज जो है सिलेक्ट क्लोज के साथ आता है. और फ्रॉम हमें क्या बताता है कि कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं हम, कौन सी टेबल पे हम काम कर रहे हैं. वेयर क्लोज में हम कंडीशन देते हैं हमारी. ठीक है. SQL स्टेटमेंट सिलेक्ट इज़ यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल. SQL स्टेटमेंट में जो हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, डेटा को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस के अंदर से. ठीक है. एंड द आउटपुट इज़ ऑल्सो डिस्प्ले इन ए टेबलर फॉर्म. और जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा टेबलर फॉर्म में होगा. ठीक है. जो भी हमने यहाँ पे कॉलम के नाम दे रखे होंगे वो कॉलम के नाम, और जो भी हम उसमें डेटा फिल करवाना चाह रहे हैं और जो भी कंडीशन हम देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा मैच होगा वो हमारा आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2 के हो गए, कॉलम्स के नेम हो गए ऑफ द टेबल नेम फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू रिट्राइव डेटा. ठीक है. एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2 हमारे कॉलम नेम हो गए हैं जिस भी टेबल से हम रिट्राइव करना चाह रहे हैं डेटा को. फ्रॉम क्लोज क्या हो गया, फ्रॉम क्लोज हमेशा सेलेक्ट क्लोज के साथ आता है. ठीक है. और ये बताता है कि हमारा जो हम किस टेबल की बात कर रहे हैं, किस टेबल पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है. और वेयर क्लोज में हम क्या करते हैं, ये ऑप्शनल भी होता है और इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करना है हमें एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट. अब हम स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे हैं. स्टूडेंट टेबल का हमें क्या चाहिए, एस नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जहाँ पे रोल नंबर क्या है 1 है. ठीक है. अब रोल नंबर 1 है जहाँ पे, उसका हमें क्या चाहिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए है. ये देखिए हमें क्या चाहिए कि स्टूडेंट टेबल से हमें एस नेम चाहिए है, एस डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसका रोल नंबर 1 है. ये हमारी क्वेरी हमें चाहिए, हमने क्वेरी की थी. इसके रिगार्डिंग हमें अथर्व आहूजा ये नाम आ जाएगा और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ आउटपुट में शो हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट का है क्वेरिंग यूजिंग डेटाबेस ऑफिस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस बना रहे हैं. ठीक है. डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बना रहे हैं जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे रिलेशन हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया, डिपार्टमेंट हो गया. अब हर एक एम्प्लॉय क्या होगा, किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा. ठीक है. और उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट आईडी होगी जो कि स्टोर्ड होगी एज ए फॉरेन की एम्प्लॉय टेबल में, क्योंकि जो डिपार्टमेंट टेबल है यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल में एज ए प्राइमरी की होगी. और किसी टेबल की प्राइमरी की अगर हम दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं तो वो एज ए फॉरेन की काम करती है, तो वो एम्प्लॉय टेबल में यही प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी. ठीक है. यहाँ पे देखिए ये एज ए फॉरेन की काम कर रही है यहाँ पे हमारी. रिट्रीविंग सिलेक्टेड कॉलम. अब हम क्या क्वेरी करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय नंबर को, कहाँ से,
एम्प्लॉय टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से हम एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय नंबर हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉय नंबर हैं, तो ये सारे के सारे हमारे शो हो जाएंगे आउटपुट टेबल में। ये देखिए 1 2 और ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्या क्वेरी है हमारी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम एम्प्लॉय टेबल से क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ई नेम और ई नंबर। ठीक है, तो ई नंबर के रिगार्डिंग जो भी हमारे नेम थे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें रीनेम करना है, उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है एज। मान लीजिए हमारा जो पहले कॉलम था ई नेम, उसको हम रीनेम करना चाह रहे हैं किससे, सिर्फ हम उसका नाम नेम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वो पहले वाला कीवर्ड लिखेंगे, जो भी हमारा पुराना कॉलम का नाम होगा एज लिखेंगे, और जो भी नया कॉलम का नाम हम देना चाह रहे हैं वो उसके आगे लिख देंगे फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम है वो। ठीक है, तो अब हमारे देखिए यहाँ पे ई नेम की जगह यहाँ पे सिर्फ नेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय along with their annual income while display the query result, rename the column e name as name। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा जो ई नेम का कॉलम है उसको रीनेम करना चाह रहे हैं, और जो एनुअल सैलरी है उसको, मतलब जो मंथली सैलरी है उसको एनुअल इनकम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे ई नेम को और उसको रीनेम कर देंगे नेम से। ठीक है, और फिर जो हमारी मंथली सैलरी होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी एनुअल इनकम आ जाएगी फ्रॉम और टेबल का नाम। तो यहाँ पे हमारे नेम आ जाएंगे, क्योंकि ई नेम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया नेम से, और यहाँ पे जो हमारी सैलरी थी वो मंथली थी, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आउटपुट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, सेलेक्ट ई नेम एज नेम। और हम अब क्या करना चाह रहे हैं, पहले हमने जो हमारा ई नेम है कॉलम उसको नेम किया, फिर हमारा जो ऊपर कॉलम था सैलरी इंटू 12 उसको हम रीनेम करना चाह रहे हैं एनुअल इनकम से। तो यहाँ पे हम ये क्वेरी लगाएंगे फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय टेबल से। देखिए जब तक ये सेमीकोलन पुट ना किया जाए हमारी एक ही क्वेरी चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी। तो यहाँ पे हमारा ई नेम था उसको नेम कर दिया हमने कॉलम को, और यहाँ पे हमारा जो सैलरी इंटू 12 लिखा आ रहा था उसको हमने एनुअल इनकम बना दिया। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज किस लिए यूज़ होता है, मान लीजिए हमारे कॉलम्स में या हमारे डेटा में, हमारे टेबल में मल्टीपल डेटा आ रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय हमारे 10 है और डिपार्टमेंट हमारे 5 है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हमारे रिपीट होंगे, तो उस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट जो है वो रिपीट ना हो, वो हमें एक ही बार मिले। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, ठीक है, टेबल से, और फैच करता है यूनिक रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। SQL by default SQL show all the data retrieved through query as output. There can be duplicate values, क्योंकि हमारे जो डेटा है, डेटाबेस है, उसमें काफ़ी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं। द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइन विद डिस्टिंक्ट क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिस्टिंक्ट कीवर्ड से या डिस्टिंक्ट क्लॉज से जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या करता है, हमें रिजल्ट जो भी आता है वो रिपीट हो, विदाउट रिपीटेशन के मिलता है हमें। ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ मिलती है। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेरी करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। हम है ना जो डिपार्टमेंट आईडी फैच करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से, और वो हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो क्योंकि हमारे, एक मिनट, देखिए हमारे डेटाबेस में क्या है, 10 एम्प्लॉय हैं और डिपार्टमेंट आईडी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे D02 आ गई है तो सेकेंड टाइम हम D02 नहीं लेंगे। यहाँ पे D01 आ गई है तो ये नहीं लेंगे। D04 3, यहाँ पे फिर से 1 रिपीट हो गई है, नहीं लेंगे। 5, यहाँ पे 4 रिपीट हो रही है,
और फिर से 5 रिपीट हो रही है। तो हम जहाँ पे रिपीटेशन आता है उसको हम रिपीटेड वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू उठाते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ, क्लोज के साथ। तो हमारी यहाँ पे 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 10 की कंपैरिजन में 5 वैल्यूज़ आ जाएंगे आउटपुट में। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो है डिपार्टमेंट आईडी में हमारी 5 वैल्यू आ गई हैं, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को लिया है। वेयर क्लोज में क्या करते हैं हम, वेयर क्लोज में हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे हमारी जो है डिपार्टमेंट आईडी D01 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी लेंगे उस पर्सन की जो D01 डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो D01 में हमारे 3 एम्प्लॉय थे जिनकी सैलरी हमारी क्या है, ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है। अगर सेम होती है तो सेम सैलरी को ये एक ही बार लेता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले एम्प्लॉय की 60,000, 45,000 और 15,000 है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सैलरी को उठाया, डिस्टिंक्ट सैलरी ली है एम्प्लॉय टेबल से जिसकी D01 आईडी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमारी, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे ये D01 है, एक ये D01 है और एक ये D01 है। इसमें इनकी सैलरीज दी हुई है जो कि डिस्टिंक्ट है ऑलरेडी, इनका हमें डेटा फैच करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज़ D04। हमें क्या करना है, सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो, और एंड का मतलब हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, मतलब 5,000 से ज़्यादा भी होना चाहिए और D04 डिपार्टमेंट में भी होना चाहिए। तो उस केस के जो हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आए हैं, 104 एम्प्लॉय नंबर और 109 एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस से फैच किए हमने, 1 मिनट, ये देखिए 5,000 से ज़्यादा और D04 में। सबसे पहले हम D04 का देखेंगे, ये देखिए D04 में हमारे पास एक ये रिकॉर्ड है और एक ये रिकॉर्ड है। अब इसमें हमारी सैलरी क्या 5,000 से ज़्यादा है, हमें ये और चेक करना है। तो इनमें दोनों में ही हमारी 5,000 से ज़्यादा सैलरी है, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमारे आ जाएंगे क्या, 104 और 109, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट नेम ई नेम इज़ इक्वल्स टू आलिया। अब हमें क्या करना है कि सारे के सारे वो एम्प्लॉय के नेम चाहिए जहाँ, मतलब आलिया को छोड़ के हमें सारे के सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए, ठीक है, सारा के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आलिया जो 101 पे था वो रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे डिस्प्ले। नेक्स्ट क्या है हमारा, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, ठीक है। हमें उन एम्प्लॉयज़ के नाम बताने हैं जो अर्निंग करते हैं सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000, मतलब 20 और 50,000 को हमें इंक्लूड करना है, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं करना है। मतलब जिसकी सैलरी 20,000 के इक्वल है वो भी लेना है, 50,000 के इक्वल है वो भी लेना है, और ग्रेटर इनके बीच में मतलब 20,000 से ग्रेटर और 50,000 से कम ये वाले भी लेने हैं। तो ये सारे के सारे एम्प्लॉय हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट करना है हमें ई नेम को, डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे सैलरी कितनी होगी 20,000 और 50,000 के बीच में। ये ऊपर वाली क्वेरी और ये वाली क्वेरी सेम है, इसमें हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
In the following queries, select detail of all the employee who work in the department having डिपार्टमेंट ID D01, D02 और D04। यहाँ पे हम और यूज़ कर रहे हैं। ऊपर हम क्या यूज़ कर रहे थे हम एंड का, ठीक है। एंड में क्या होता है, हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो भी हमारा ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं स्टार मतलब सभी के सभी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल दैम वेयर डिपार्टमेंट ID क्या होना चाहिए, D01 और D02 और D04। मतलब वो सारे के सारे एम्प्लॉय के हमें वो सारे के सारे एम्प्लॉय चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल में है और जिनके डिपार्टमेंट ID D01, D02 और D04 है, वो सारे के सारे एम्प्लॉय हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो गिवन सेट है उसमें हमारी वैल्यू बिलोंग कर रही है या नहीं है, उस सेट में हमारी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हम सारे के सारे मतलब डेटा को फैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट ID इन D01, D02 और D04, ये D01, 2 और 4 वाले सारे के सारे डिपार्टमेंट ID से जो भी एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं उन सबको हम क्या करना चाह रहे हैं, फैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट इन क्या करेगा, इन क्या करता है, वो जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको फैच करता है, ठीक है। वो चेक करता है वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं और उस वैल्यू को फैच करता है। नॉट इन क्या करता है, उसके अलावा मतलब D01 और D02 के अलावा जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू ये हमें शो कर देगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इज़ नॉट इन D01 और D02, मतलब D01 और 2 का डेटा छोड़कर हमें सारा डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा ऑर्डर बाय क्लोज कैसे अरेंज करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो DESC कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। Order by clause is used to display the data in an ordered form with respect to specific column. By default, order by display records in ascending order of the specific column's value. To display the records in ascending order, the DESC keyword needed to be written with that column. यहाँ पे यही कह रहा है कि जो order by clause है वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है वैल्यूज़ को, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वैल्यूज़ को तो हम DESC के वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम नीचे जो एग्जांपल है उसमें जो हम सैलरी को अरेंज करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, मतलब हम सैलरी जो कॉलम है उस पर ऑर्डर बाय क्लॉज लगा देंगे। असेंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, असेंडिंग लिखेंगे तो भी असेंडिंग में करेगा, अगर नहीं लिखेंगे भी तो भी ऑर्डर बाय क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या करता है, सैलरी जो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। और अगर यही मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी और DESC कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये जो सैलरी है ये क्या होएंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ 60,000 नीचे सबसे जो है 10,000 वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, हैंडलिंग नल वैल्यूज़। SQL सपोर्ट ए स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू। हम नल किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मिसिंग और अननोन वैल्यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नल वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GFON column in the Guardian table have missing value for certain records, hence null is used to represent such unknown value. It is important to note that null is different from zero. Also any arithmetic operation performed with null value give null। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, जो नल वैल्यू है वो जीरो से डिफरेंट है। नल का मतलब है अननोन वैल्यू भी हो सकती है और मिसिंग वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। और नल के साथ हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट जो हमें वो नल ही मिलेगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 5 + नल इज इक्वल्स टू नल। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 9.11 एग्जाम्पल में, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु हैव नॉट बीन गिवन अ बोनस, दिस इम्प्लाई दैट द बोनस कॉलम विल बी ब्लैंक। देखो हमें उन एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स चाहिए हैं जिनको बोनस नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज़ नल, तो यहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ जाएंगे जिनका बोनस नल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु हैव बीन गिवन अ बोनस। अब हमें उन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए है जिनको बोनस मिला है या जिनका बोनस नल नहीं है, ठीक है, और जो कहाँ काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट D01 में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम का कॉलम सिलेक्ट करेंगे हम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। वेयर की कमांड लगाएंगे जहाँ पे बोनस इज़ नॉट नल, जहाँ पे बोनस नल नहीं है, और डिपार्टमेंट क्या है, D01 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया, मतलब दोनों की दोनों कमांड ट्रू होंगी, वही हमें कॉलम उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कृतिका और शबीर 2 कॉलम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। Many a time we come across situation where we do not want to query by matching exact text और value। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट टेक्स्ट और वैल्यू मैच नहीं करना होता, ठीक है। कई बार हम क्या होते हैं कि ए नाम से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे की लिस्ट मिल जाए हमें, बी नाम से जो भी स्टूडेंट हैं उन सबकी हमें लिस्ट मिल जाए, ठीक है, या फिर सी नाम से जो जिन स्टूडेंट्स का नाम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स का नाम हमें डिस्प्ले हो जाए, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो वो किस में आएगा, सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग में आएगा, ठीक है। Rather we are interesting to find matching of only a few characters or a value in column। हम क्या देंगे, कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वैल्यू देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, टू फाइंड आउट नेम स्टार्टिंग विद 0, जैसे स्टार्टिंग विद टी, जैसे हम टी नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स के नाम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और टू फाइंड आउट पिन कोड स्टार्टिंग विद 60, या फिर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जिनका पिन कोड स्टार्ट हो रहा है 60 से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 2 सिंबल यूज़ होते हैं, एक परसेंटेज का, एक अंडरस्कोर का, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। अगर हमने कहीं पे परसेंटेज लिख दिया है तो उसका मतलब कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी, मोर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन अंडरस्कोर अगर हम यूज़ कर रहे हैं कहीं, अंडरस्कोर का मतलब होता है ओनली सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ए से कैरेक्टर शुरू होगा, उसके बाद सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आएगा, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, 0 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 9.13 में देखते हैं, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद के। अब हम उन सारे एम्प्लॉयज़ मतलब की डिटेल्स लेना चाह रहे हैं जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कमांड क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से हम सारे के सारे वो एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए हैं जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले के लिखेंगे, उसके बाद हमें नहीं पता कितने कैरेक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे, नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंट सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि सिर्फ स्टार्टिंग तो के से होनी चाहिए, ठीक है, एंड में कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर हम इसकी जगह, परसेंट की जगह अगर हम अंडरस्कोर लिखते तो मतलब के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, वो नहीं पता हमें क्या है, लेकिन कैरेक्टर पता है कि एक ही आएगा, ठीक है। तो इस कमांड के हिसाब से हमारा क्या आया, क्वेरी का आउटपुट क्या है, कृतिका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9.14 द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्टेड डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हुज नेम एंड्स विद अ ए एंड गेट अ सैलरी मोर देन 45,000। अब हम क्या क्वेरी लगा रहे हैं, हमें उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम, जिनका जो नेम है वो स्टार्ट मतलब एंड होगा ए से, ठीक है,
एंड होगा ए से और जिनकी सैलरी 45,000 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब हम देखें क्या मतलब इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें उन सारे के सारे एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाएगी जिनका नाम ए से एंड होगा। जैसे कृतिका यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, सान्या ए से, तान्या ए से, और इन सब की सैलरी जो है 45,000 से ग्रेटर है। ठीक है, ये दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, उन्हीं का डेटा उठाएगा ये। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू मतलब फॉल्स होगी उस केस में नहीं उठाएगा कि सिर्फ सैलरी देखेगा या सिर्फ नाम देखेगा, नहीं, ये नाम भी देखेगा और सैलरी भी देखेगा, दोनों चीज़ देखेगा, उसके बाद ये डेटा उठाएगा। नेक्स्ट क्या है, select detail of all those employee whose name consists of exactly 5 letter and start with any letter but has Anya after that। देखिए ये क्या करना चाह रहा है कि exactly उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए हमें जिनके लेटर में से मतलब जिनके नेम में एग्जैक्टली 5 लेटर आएंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में अन्य आएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट लेटर नहीं पता है, मतलब लास्ट के 4 लेटर तो पता है, फर्स्ट नहीं पता है। तो जैसे इसमें सान्या में भी अन्य है पीछे, तान्या में भी पीछे अन्य है। ठीक है, तो ये उन सारे एम्प्लॉयज़ के नाम उठा लेगा जिनके फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी 4 लेटर अन्य आते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लाइक का यूज़ करेंगे हम। ई नेम लाइक, ये हमने जो अंडरस्कोर यूज़ किया है ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद अन्य। ठीक है, एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे हमारा जो है एक सिंगल कैरेक्टर आएगा, उसके बाद अन्य जितने भी नेम में होगा वो हम आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय कंटेनिंग एस सी एज अ सबस्ट्रिंग इन अ नेम। देखो अब इसका क्या मतलब है कि नेम में कहीं पे भी एस ई अगर है तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल हमें मिल जाएंगी। तो सिलेक्ट करेंगे ई नेम को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर की कमांड लगाएंगे हम। ई नेम क्या होगा, ई नेम लाइक, अब यहाँ पे मतलब आगे और पीछे परसेंट है तो इसका मतलब कहीं भी नाम के स्पेलिंग में कहीं भी एस सी मिले। ठीक है, तो ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ के नेम अगर हमें मिल रहे हैं तो उसको हम आउटपुट लिस्ट में शो कर देंगे। ठीक है, जैसे जोसेफ यहाँ पे एस ई है और इसमें भी हमारा एस ई मिल रहा है, तो कहीं पे भी हो एस ई। ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एस सी अगर स्पेलिंग में आ रहा है किसी एम्प्लॉय के नाम की तो वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है, फिर ए है और फिर हमारा परसेंट है। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारा एक लेटर कैरेक्टर आएगा, उसके बाद हमारा ए होगा और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, मतलब ज़ीरो भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय कंटेनिंग ए एज अ सेकेंड कैरेक्टर, मतलब जिनका सेकेंड कैरेक्टर ए आता है, क्योंकि हम ए के बारे में श्योर है। फर्स्ट कैरेक्टर भी हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि एक कैरेक्टर आएगा। लास्ट में हमें नहीं पता कितने कैरेक्टर आएंगे, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टर आलिया में भी सेकंड कैरेक्टर ए है, सान्या में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और तान्या में भी, सब में क्या है सेकंड कैरेक्टर हमारा ए है। तो उन उन सब की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।